Hello and welcome back, my dear students. So I welcome you all, myself, Dr. Anuj Gupta, and I welcome you all to Physics Reason classes. तो हमारा जो है मास्टर कैडर का हम कोर्स कर रहे हैं, ठीक है, और उसमें वन शॉट सीरीज जो है इस टाइम पे हम चल रही है हमारी, जिसमें हम सारी वीडियोस में सारे टॉपिक्स में कितना काम पढ़ा जाना चाहिए, कौन कौन से फॉर्मूले याद रखने हैं, उनके बेसिस पे कैसे कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं और कितनी चीजें हमें आज पूछी जा सकती हैं, ये सब डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो इसी सीरीज में हमारा अगला जो टॉपिक है वो है कोऑर्डिनेट सिस्टम्स। कोऑर्डिनेट सिस्टम्स। तो चलिए शुरू करें बात। ठीक, काम शुरू करते हैं। तो इसमें कोऑर्डिनेट सिस्टम्स में हमारे पास क्या क्या आता है? एक आता है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, कार्टेशियन, जिसमें x और y या कोई दो कोऑर्डिनेट्स होते हैं। जब टू डायमेंशनल में प्रॉब्लम हो, प्लेन में प्रॉब्लम हो, और x y z हम पढ़ते हैं जब थ्री डायमेंशनल प्रॉब्लम हो, यानी कि स्पेस में प्रॉब्लम हो। ठीक है, ये हम पढ़ते आ रहे हैं, काफी टाइम से आप लोग पढ़ते आ रहे हो। इसके बाद हम जो नया भी इसमें हमें याद करना है, सीखना है, सीखा हुआ है, डिटेल में हम सारे लेक्चर्स कर चुके हैं, राइट। डिटेल में हम सारे लेक्चर्स कर चुके हैं, सारे टॉपिक्स कवर कर चुके हैं। यहाँ पे ये सिर्फ वन शॉट वीडियो में हम सिर्फ इस पार्ट को कवर कर रहे हैं कि कौन कौन से फॉर्मूलाज हैं और उन पे कैसे कैसे क्वेश्चंस बनते हैं या बन सकते हैं। ठीक है, तो दूसरा इसमें आता है प्लेन पोलर। जब ये तब होता है जब टू डायमेंशनल प्रॉब्लम हो प्लेन में और सर्कुलर सिमेट्री हो, सर्कुलर सिमेट्री। ठीक है, इस पे ये भी क्वेश्चन बन जाता है कि कब यूज होते हैं ये। नेक्स्ट जो है वो इसी का एक्सटेंडेड पार्ट, स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स। स्फेरिकल पोलर कब होंगे? ये तीन होंगे, r थीटा फाई। और इसमें कब यूज होगा ये? जब स्फेरिकल सिमेट्री हो। तो पहले वाला सर्कुलर सिमेट्री, दूसरे वाला स्फेरिकल सिमेट्री। ये प्लेन में यूज होता है, ये स्पेस में यूज होता है, और कार्टेशियन हम करते ही आ रहे हैं बचपन से। ठीक है, तो इसमें कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं, क्या क्या फॉर्मूलाज हैं, क्या क्या चीजें हैं, हम वो शुरू कर रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स फर्स्ट। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में आपको क्या क्या पता होना चाहिए? एक्स वाई जेड मालूम होते हैं, समझ भी आते हैं। इसमें इनके जो यूनिट वेक्टर्स हैं, यूनिट वेक्टर्स जो ये हैं, ये पता होना चाहिए। यूनिट वेक्टर्स कौन कौन से होते हैं? आई कैप इज अलोंग एक्स एक्सिस, जे कैप इज अलोंग वाई एक्सिस, एंड के कैप इज अलोंग जेड एक्सिस। ठीक है, इसमें जो है इनकी ऑर्थो नॉर्मलाइजेशन की एक प्रॉपर्टी होती है, ऑर्थो नॉर्मलाइजेशन। ऑर्थो नॉर्मलाइजेशन मींस these three unit vectors are orthogonal to each other. What does it mean? It means I dot j is equal to 0. परपेंडिकुलर हो गए ना एक दूसरे के। ऐसे ही अगर j dot k करोगे 0 आ जाएगा, ऐसे ही अगर I dot k करोगे 0 आ जाएगा। This is the property of orthogonality. दूसरा क्या है? नॉर्मलाइजेशन। नॉर्मलाइजेशन का मतलब है I dot I 1 हो जाएगा, j dot j 1 हो जाएगा, k डॉट k 1 हो जाएगा, तीनों 1 है। दिस इज ऑर्थोनॉर्मलाइजेशन। इसी में एक और आपको प्रॉपर्टी बहुत अच्छी पता होनी चाहिए कि ये जो है ये I क्रॉस j इक्वल टू k कैप होता है, और j कैप क्रॉस k कैप I कैप होता है। मतलब राइट हैंडेड सिस्टम में ये फॉलो करते हैं। अगर सेम ऑर्डर में होंगे तो तीसरे वाला आएगा और पॉजिटिव आएगा। अगर मैं ऑपोजिट ऑर्डर में कर दूं, j क्रॉस i को पूछूं, देन इट विल बी माइनस k कैप, j क्रॉस i विल बी माइनस k कैप, राइट। तो ये प्रॉपर्टीज आपको ऑर्थोगोनलाइजेशन की पता होनी चाहिए यूनिट वेक्टर्स में। ठीक हो गया। वन लास्ट थिंग अबाउट दिस, क्या होगा जब हम इसकी वेलोसिटी निकालेंगे? इसे मैं इरेज कर देता हूं, और यूनिट वेक्टर्स का हमें पता होना चाहिए सभी में। इसी के साथ जब हम इसकी वेलोसिटी निकालेंगे तो एक डॉट का सिंबल होता है, x डॉट y डॉट z डॉट। डॉट मींस डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो यानी कि अगर आप x डॉट लिख रहे हो, दिस इज द x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी,
y component of velocity and z component of velocity. Similarly, we can have x double dot, y double dot and z double dot. तो इस तरह से ये भी क्लियर है, आपको ये बात पता है, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम लोगे आप, इस हिसाब से आंसर आ जाएगा। ठीक हो गया? तो यहां तक की बात हमारी हो गई। और क्या सीखा हमने, क्या क्या पता होना जरूरी है इसमें? एक तो यूनिट वेक्टर्स का आइडिया हो हमारे पास, दूसरा पोजीशन के लिए पोजीशन वेक्टर पता हो, ठीक है, एक्स वाई जेड, वेलोसिटी पता हो, एक्स डॉट वाई डॉट जेड डॉट एंड एक्सेलरेशन पता हो। तो ये एक बेसिक सा आइडिया है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में आपने पढ़ा हुआ सारा कुछ, और वहां पे हम इसकी बात कर लेते हैं। दूसरे पे आते हैं, प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट्स। प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट्स में आपको क्या क्या करना है, क्या क्या याद रखना है हर टाइम पे, वो सीखते हैं। तो जब भी सर्कुलर सिमेट्री हो ऐसा कुछ, तब आप क्या करते हो, आप x और y में प्रॉब्लम नहीं सॉल्व करते, आप ले लेते हो x इज इक्वल टू सम r cos थीटा एंड y इज इक्वल टू r sin थीटा। तो अब आपने प्रॉब्लम को x और y की जगह r और थीटा में लिख दिया, ठीक है। इसमें r कहां से कहां तक जा सकता है, r जा सकता है 0 टू इंफिनिटी, रेडियल पार्ट है, इनफाइनाइट भी हो सकती है लेंथ, इट्स ओके। ओके, व्हाट अबाउट 0, व्हाट अबाउट थीटा, इट वेरीज फ्रॉम 0 टू 2 पाई, पता होना चाहिए, 0 टू 2 पाई। यहां तक क्लियर है, सिंपल चीजें हैं, ठीक है। इसके बाद हम क्या लेते हैं, थीटा एंगल। थीटा एंगल ऐसे बनाएंगे ना, तो ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का मेजरमेंट होता है, यहाँ पे हम थीटा और आर लेते हैं, आर और थीटा, ये थीटा है। तो ये भी ध्यान रखना, थीटा इज ऑलवेज इन टेकन इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ये भी पता होना चाहिए, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होती है इसकी। क्लियर हो गया? दो कंपोनेंट्स निकालेंगे हम हमेशा, एक रेडियल कंपोनेंट होगा, एक ट्रांसवर्स कंपोनेंट होगा, रेडियल ट्रांसवर्स, रेडियल ट्रांसवर्स, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट होगा, हम आर वेक्टर को लिखते हैं। मैं यहाँ पे स्फेरिकल पोलर को इरेज कर देता हूं, इस पे हम आएंगे एक बार के लिए, पहले प्लेन पोलर को फिनिश करें, फिर हम इस पे आएंगे। ओके, तो अब आर को आप कैसे लिखते हो, आर को आप वेक्टर को लिखते हो एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। तो अगर वैल्यूज पुट कर देंगे तो हमें पता होना चाहिए, दिस इज आर कॉस थीटा, दिस इज आर साइन थीटा। वहां से हम निकाल सकते हैं आर कैप विच इज गिवन बाय कॉस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप, राइट। अच्छा, अगर थीटा कैप निकालना हो फिर क्या होगा, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा, सो दिस विल बी माइनस ऑफ साइन थीटा आई कैप प्लस कॉस थीटा जे कैप। ठीक हो गया? तो हमें आर कैप और थीटा कैप पता लग गए, यूनिट वेक्टर्स पता लग गए। अच्छा, इसमें अब नेक्स्ट चीज ऑर्थो नॉर्मलाइजेशन वाली प्रॉपर्टी, ये भी फॉलो करते हैं। सो इट मींस आर कैप डॉट आर कैप is 1, theta cap dot theta cap is 1 and r cap dot theta cap is 0। तो ये भी हमें क्लियर है कि यूनिट वेक्टर्स में हमने बनाए ही इस तरह से हैं कि ये प्रॉपर्टीज को, इन प्रॉपर्टीज को फॉलो करते हैं। ठीक हो गया? नेक्स्ट हमने क्या निकालना था, हमने यूनिट वेक्टर्स निकालने थे, पोजीशन वेक्टर निकालना था, यूनिट वेक्टर निकालना था, हो गया यहां तक। तो क्या बच गया हमारे पास, हमारे पास बच गया वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। ये एंगल्स आपको पता होने चाहिए। तो अब लिख लेते हैं वो भी, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन कैसे लिखेंगे, डेरिवेटिव लेके ना। तो वेलोसिटी में यहाँ पे दो कंपोनेंट्स होंगे, वी आर आर कैप के साथ प्लस वी थीटा थीटा कैप के साथ। दिस इज रेडियल कंपोनेंट, रेडियल। दूसरे वाला क्या है, दूसरे वाला है ट्रांसवर्स, दूसरे वाला है ट्रांसवर्स कंपोनेंट। इसकी वैल्यू कितनी आएगी, रेडियल कंपोनेंट की वैल्यू कितनी आएगी और ट्रांसवर्स की वैल्यू कितनी आएगी, ये पता होना चाहिए। तो आप ले लो डेरिवेटिव, आर का डेरिवेटिव ले लो, आर डॉट इट विल बी एक्स डॉट
प्लस वाई डॉट, और एक्स और वाई हमें मालूम है, उस हिसाब से पुट करके आपको याद होना चाहिए हर टाइम पे दैट v इज गिवन बाय r डॉट r कैप प्लस r थीटा डॉट थीटा कैप, r डॉट r कैप प्लस r थीटा डॉट थीटा कैप। यानी कि हमारे पास रेडियल कंपोनेंट कितना आ गया, रेडियल कंपोनेंट आ गया r डॉट, और दूसरा कंपोनेंट ट्रांसवर्स कंपोनेंट कितना आ गया, इट कम्स आउट टू बी r थीटा डॉट। ठीक है, तो ये भी बात हर टाइम पे ये भी याद रहना चाहिए, ये वैल्यूज इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको हर मोमेंट पे याद होनी चाहिए। ठीक, इसी में एक और चीज आप सीखते हो, वो ये कि यहां से देख लो, जैसे अगर आप स्मॉल कंपोनेंट्स निकालो, स्मॉल कंपोनेंट, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट अलोंग r निकालोगे, इट विल बी dr अलोंग r, ट्रांसवर्स रेडियल कंपोनेंट, और अगर आप निकालोगे अलोंग थीटा, सो इट विल बी r d थीटा अलोंग थीटा। ठीक है, जैसे स्मॉल डिस्प्लेसमेंट अगर इसमें देखोगे तो क्या होंगी, इट विल बी dx dy dz एक्स वाई जेड के अलोंग, वैसे ही r थीटा के अलोंग, r के अलोंग स्मॉल डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी dr, और थीटा के अलोंग कितनी होगी r d थीटा। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, हर टाइम पे ये भी याद होना चाहिए। तो हम मेन फॉर्मूले लिख रहे हैं, मैं एक बार फिर से बता दूं, डिटेल में हम सारा लेक्चर डिस्कस कर चुके हैं, सारा कुछ सीख चुके हैं। ये अगर आपको फॉर्मूले याद रहते हैं, अगर आपको फॉर्मूले याद रहते हैं और आप सीधा सीधा उन्हें यूज करके क्वेश्चन कर सकते हो, इफ यू आर कंफर्टेबल इन दिस, गो विद दिस वीडियो, आराम से सारे फॉर्मूले सब कुछ मैं आपको एक वन शॉट में सब कुछ सिखाऊंगा। अगर आपको फॉर्मूले याद नहीं रहते तो थोड़ा सा इनका प्रूफ या थोड़ी सी इनकी डिटेल में चले जाओ, वो मैंने कंप्लीट वीडियो में आपको समझाया हुआ है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे क्या रह गया, हमारा वेलोसिटी वाला पार्ट भी हो गया, हमारा अगला पार्ट रह गया एक्सेलरेशन। तो इसी का डेरिवेटिव एक और लेंगे, एक्सेलरेशन निकालेंगे, और वो मैं लिख देता हूं सीधा सीधा, वो भी आपको 2 डायमेंशनल वाली एटलीस्ट याद होनी चाहिए। तो पेपर में क्वेश्चन कैसे बनते हैं मैं इसके बाद वो बताता हूं, फिर हम स्फेरिकल पोलर पे चलेंगे। तो एक्सेलरेशन क्या होगा, एक और डेरिवेटिव, और उसमें आपको पता है कि डबल डॉट होता है, तो एक डबल डॉट होगा r पे, एक डबल डॉट होगा r पे, उसके बाद जो होगा वो सिंगल डॉट का स्क्वायर। ठीक है, दिस इज r कैप, तो एक डबल डॉट और एक सिंगल डॉट का स्क्वायर हो गया। आगे क्या लिखें, आगे क्या लिखें, कौन सा कंपोनेंट लिखा, रेडियल कंपोनेंट, अब लिखेंगे हम ट्रांसवर्स कंपोनेंट, ट्रांसवर्स यानी कि थीटा कैप वाला कंपोनेंट, वो एक्सेलरेशन का कंपोनेंट हमने लिखना है। वो कितना होता है, वो होता है एक डॉट इस पे, एक डॉट दूसरे पे। एक पार्ट तो ये है उसका, क्या लिखेंगे, एक डॉट r पे और दूसरा डॉट थीटा पे, और एक कंपोनेंट में होगा दोनों डॉट थीटा पे। ठीक है, इसमें एक चीज याद रख लेना, इसके साथ 2 आता होता है, सो इट इज 2r डॉट थीटा डॉट प्लस r थीटा डबल डॉट। तो रेडियल कंपोनेंट में r वाले पे डबल डॉट, और तब थीटा नहीं आया, और थीटा वाले पे सिंगल डॉट का स्क्वायर। ट्रांसवर्स कंपोनेंट में थीटा वाले का डबल डॉट और r वाले के डॉट के साथ स्क्वायर नहीं आया, थीटा का डॉट आ गया। तो हमें किसी भी तरह से 2 डॉट्स चाहिए थे, या तो सीधा आ जाए, या एक एक दोनों का आ जाए, या एक का स्क्वायर आ जाए, इस तरह से डबल डॉट्स आ गए। सो अगेन दिस इज रेडियल कंपोनेंट, दिस इज ट्रांसवर्स कंपोनेंट, एक्सेलरेशन इज डन, दैट्स इट। ठीक है, और अगर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट जो मैंने पहले बताया था ऐसे लिखना हो तो हम क्या लिखेंगे, dr r कैप, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट अलोंग r, और प्लस r d थीटा थीटा कैप, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट अलोंग थीटा। ओके, सिंपल था, सारा कुछ देख लो। क्वेश्चंस देखते हैं एक बार, किस फॉर्म के क्वेश्चंस बनते हैं, तो एक बार उस बात को समझ लो, और अगर इतनी बात पता लग गई तो काम आसान हो जाएगा हमारा। इसके बाद हम एक बार यही सारी चीजें फिर से सीखेंगे,
लेकिन स्फेरिकल पोलर के लिए उसके लिए सारे फॉर्मूलाज देखेंगे कि क्या होता है। तो क्वेश्चन क्या बन सकता है, क्वेश्चन बन सकता है कि कौन से कोऑर्डिनेट सिस्टम में बन रहा है, एक्स वाई जेड में या आर थीटा में या आर थीटा फाई में। क्वेश्चन ये हो सकता है कौन सा सिस्टम कब यूज करना है, ठीक है। तो स्फेरिकल सिमेट्री में ये वाला, कोऑर्डिनेट प्लेन में ये वाला, उसमें दूसरे में नॉर्मल में वो वाला, एक्स वाई जेड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। इसमें क्वेश्चन बन सकता है इनकी ऑर्थोनॉर्मलाइज्ड यूनिट वेक्टर्स की प्रॉपर्टीज पे, यूनिट वेक्टर्स की प्रॉपर्टीज पे भी बड़ी बार क्वेश्चन बन सकता है, बन जाता है। और क्या बनेगा, और बन जाएगा इसके एरिया पे, उसके हमने और क्या सीखा था, ऑर्थोनॉर्मलाइज पे, फिर वेलोसिटी पे कंपोनेंट पे, एक्सेलरेशन के कंपोनेंट पे। कई बार क्या करते हैं वो पूछते हैं कि वेलोसिटी का प्लेन में, वेलोसिटी का रेडियल कंपोनेंट इतना है, ट्रांसवर्स कंपोनेंट बताओ कितना होगा। या फिर अगर r की वैल्यू इतनी है, थीटा की वैल्यू इतनी है, तो x और y की वैल्यू बताओ कितनी होगी। या फिर अगर x की वैल्यू इतनी है, y की वैल्यू इतनी है, r और थीटा की वैल्यू बताओ। सो गिवन द वैल्यूज ऑफ r थीटा, दे कैन आस्क फॉर वैल्यूज ऑफ x एंड y और द वाइस वर्सा, ठीक है। कौन सा सिस्टम यूज करेंगे इस पे क्वेश्चन बनता है, कौन से यूनिट वेक्टर्स यूज करेंगे इस पे क्वेश्चन बनता है, यूनिट वेक्टर्स की वैल्यू कितनी है इस पे क्वेश्चन बनता है, वेलोसिटी वैल्यू कितनी है, वेलोसिटी का रेडियल कंपोनेंट की वैल्यू कितनी है, वेलोसिटी के ट्रांसवर्स कंपोनेंट की वैल्यू कितनी है, एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी है, कौन से कंपोनेंट की कितनी आती है। अगर एक कंपोनेंट 0 है तो दूसरा किस में होगा, अगर r कांस्टेंट है तो r डॉट की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। मान लो मैंने रेडियस दे दिया कांस्टेंट है, सो व्हाट विल बी r डॉट, व्हाट विल बी रेडियल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, इट विल बी 0, राइट, बिकॉज r इज कांस्टेंट। तो इस तरह से क्वेश्चंस जो हैं वो बन जाते हैं, इस तरह से इनके सारे क्वेश्चंस की फॉर्म बन जाती है। इसमें ये भी आ सकता है कि थीटा एंगल जो है, जो थीटा एंगल है उसकी वैल्यू कहां से कहां तक है, r की वैल्यू कहां से कहां तक होती है, ठीक है। इसी को थोड़ा सा और डिस्कस करेंगे डिटेल में, लेकिन अगले के साथ। अगला पार्ट है स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स, ठीक है, स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स। तो इसमें हम देखते हैं कि क्या क्या होगा। तो तीन कोऑर्डिनेट सिस्टम, तीन जो है वो वेरिएबल्स होंगे, r थीटा फाई। क्या क्या रखते हैं इनके नाम, ये तो रेडियल कंपोनेंट रेडियस ही है, रेडियस ऑफ द स्फीयर। थीटा को क्या बोलते हैं, एजीमुथल एंगल, राइट, रॉन्ग, थीटा को क्या बोलते हैं, जेनिथ एंगल, सॉरी, सो इट इज जेनिथ एंगल नॉट एजीमुथल, दिस इज एजीमुथल एंगल, ठीक है। तो हो सकता है आर थीटा फाई को आर थीटा फाई से ना बुला के जेनिथ और एजीमुथल एंगल की टर्म्स में बात कर लें। फिर इनकी लिमिट्स क्या होती हैं, अब ध्यान रखना, वहां पे थीटा की लिमिट होती थी प्लेन पोलर में 0 to 2 पाई, यहां पे लिमिट्स हैं 0 to पाई, नॉट 2 पाई, और इसकी लिमिट्स होती हैं 0 to 2 पाई। तो लिमिट्स यहां पे चेंज हो गई हैं, ठीक है। आप ऐसे लगा लो, ठीक हो गया। आर के लिमिट्स हमें मालूम है, आर के लिमिट्स हैं 0 to इंफिनिटी, कहीं पे भी कैसे भी जा सकता है। तो पहला हो गया, तीनों वेरिएबल्स हमने डिफाइन कर दिए। इसके बाद हम देखेंगे इनका रिलेशन विद एक्स वाई जेड। तो देखो क्या होगा, x is given by r sin theta cos phi, y is r sin theta sin phi, and z is r cos theta, राइट। ये तीनों याद होने चाहिए। इन्हीं को सॉल्व करके उल्टा भी तो पूछ सकते हैं, उल्टा होगा राइट डाउन r इन टर्म्स ऑफ एक्स वाई जेड। अभी हमने क्या लिखा, r थीटा फाई की टर्म्स में एक्स वाई जेड को लिखा, अब हम लिखेंगे एक्स वाई जेड की टर्म्स में r थीटा फाई को। तो r हो जाएगा हमारे पास, जैसे पिछले में होता था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसमें हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। दूसरा थीटा, थीटा को हम कैसे निकाल सकते हैं, थीटा को हम एक तो निकाल सकते हैं सीधा यहां से, cos थीटा इज z बाय r, तो हम इसे लिख सकते हैं cos इनवर्स z अपॉन r, r इज दिस वन, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। दूसरा क्या हो सकता है, आप इन दोनों को स्क्वायरिंग एंड एडिंग देखो,
cos square phi plus sin square phi will be 1, r square, this will be r square, this will be sin square theta plus sin square theta, means this will be r square sin square theta, right? और फिर जो है उसे डिवाइड कर दो इससे, will be getting tan theta equal to under root of x square plus y square divided by z। तो इस तरह से ये भी रिलेशन बन जाता है, इसका थीटा का ये भी रिलेशन बनता है। लास्ट फाई का निकालना है, फाई यहां से गिवन ही है, डिवाइड कर दो दोनों को और tan फाई विल बी इक्वल टू y बाय एक्स, तो एक्चुअल में जो थीटा की लिमिट थी पिछले में, जो थीटा की वैल्यू फंक्शन था पिछले में प्लेन पोलर में, वो अब फाई का बन रहा है, वो फाई के साथ बन रहा है, ठीक है। तो हमें वेरिएबल फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर वेरिएबल भी मिल गए, पता लग गया कितना होता है, कैसे होता है, उनकी लिमिट्स कहाँ कहाँ होती है, उनके नाम क्या क्या होते हैं। इसमें भी क्वेश्चन बन सकता है, इफ द वैल्यू ऑफ द रेडियस ऑफ द स्फीयर इज लेट्स से 5 सेंटीमीटर and the zenith angle is given by say 90 degree and azimuthal angle is given by 45 degree, find out the value of x, y and z। बन गया क्वेश्चन। इस तरह से क्वेश्चंस न्यूमेरिकल या सिंपल बेसिक क्वेश्चंस इनमें से पूछे जा सकते हैं। इसी में हमने अगला क्या किया था, अगला हमने कौन सा काम करना था, इसके बाद हम डिफाइन करने के बाद वेरिएबल्स को हम सीखते हैं उनके यूनिट वेक्टर्स के बारे में, है ना। तो यूनिट वेक्टर्स होंगे, इनके कितने होंगे, 3 होंगे। कौन कौन से, आर कैप, थीटा कैप, फाई कैप, ये होंगे, ठीक है। इसके बाद वो क्या करेंगे, तीनों यूनिट वेक्टर्स, वो ऑर्थो नॉर्मलाइजेशन वाली प्रॉपर्टी को फॉलो करेंगे, मींस आर कैप डॉट आर कैप, थीटा कैप डॉट थीटा कैप, फाई कैप डॉट फाई कैप इज 1। नॉर्मलाइजेशन मींस आर कैप डॉट थीटा कैप, थीटा कैप डॉट फाई कैप, आर कैप डॉट फाई कैप, सारे 0 हो गए। और क्रॉस प्रोडक्ट वाली प्रॉपर्टी, आर कैप क्रॉस थीटा कैप इज इक्वल टू फाई कैप, ऐसे ही थीटा कैप क्रॉस फाई कैप विल बी आर कैप, फाई कैप क्रॉस आर कैप विल बी थीटा कैप। तो अगर 1 2 3 वाला ऑर्डर फॉलो हो रहा है तो प्लस साइन, अगर 2 से 1 पे क्रॉस पे जा रहा है तो माइनस साइन, ये बचपन से पढ़ते आ रहे हो। ये सारी प्रॉपर्टीज आपको क्लियर हो गई। वैल्यूज लिख ली, वैल्यूज भी बड़ी आसान है। आर कैप क्या होगा, हमने जो आर साइन थीटा एक्स आई कैप वाई जे कैप है ना, ये क्या होता है, आर वेक्टर क्या होता है, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ये होता है ना। इसे डिवाइड बाय आर करेंगे तो यूनिट वेक्टर आ जाएगा, तो आर आर कॉमन जो होता है वो कट जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा साइन थीटा कॉस फाई आई कैप प्लस, ऐसे ही बाकी के दोनों वेरिएबल्स आ जाते हैं, ठीक है। और थीटा कैप के लिए क्या करते हैं, हम इसका डेरिवेटिव ले लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो कितना होगा, साइन थीटा विल बिकम कॉस थीटा, इट विल बी कॉस थीटा कॉस फाई आई कैप प्लस अगली टर्म में भी कॉस थीटा साइन फाई जे कैप माइनस अगले में कॉस थीटा का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा के कैप, इस तरह से आ जाएगा। और फाई कैप का डेरिवेटिव फाई में होगा तो आप फाई के भी रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव ले लोगे, उससे आंसर आ जाएगा। तो आर कैप थीटा कैप फाई कैप इस तरह से आ जाएंगे। हो गई यूनिट वेक्टर्स, सिंपल था काम, कोई मुश्किल नहीं है। फॉर्मूले सारे मैंने आपको नोट्स में भी प्रोवाइड कर दिए हैं, सारे फॉर्मूले सब कुछ नोट्स में आपको मिल चुका है, वहां से भी आप आराम से कर सकते हैं, ठीक है। ओके, तो वी आर वेरी क्लोज टू एंड ऑफ दिस सेशन। क्या रह गया, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। लेट्स सी व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। सेम यहाँ पे सबसे पहला कंपोनेंट होगा आर का, इट विल बी डी आर आर कैप, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट अलोंग आर इज डी आर। नेक्स्ट थीटा कैप, थीटा कैप का कंपोनेंट देखना है, दैट विल बी आर डी थीटा, राइट, हो गया, ये पिछले में भी यही था आर डी थीटा, है ना। और थर्ड कंपोनेंट देखना है, दैट विल बी आर साइन थीटा डी फाई फाई कैप। तो फाई में आर कैप में कौन आया, डी आर, थीटा कैप में कौन आया, डी थीटा, फाई कैप में कौन आया, डी फाई, ठीक है। स्मॉल डिस्प्लेसमेंट होती है एक की डी आर, दूसरे की होती है आर डी थीटा, आर साथ में ही आता है इसके, और तीसरे में होती है आर साइन थीटा डी फाई, आर साइन थीटा
d phi. These are the small displacements along r, theta and phi respectively. क्लियर हो गया? वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद होना चाहिए हर टाइम पे। आर के अलोंग कितनी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, थीटा के अलोंग कितनी, फाई के अलोंग कितनी, तीनों हर टाइम पे याद होने चाहिए। ठीक है, दीज आर बेसिकली इक्विवेलेंट टू dx, dy एंड dz। तो उनके साथ जो होता है वो इन्हीं के साथ यहाँ पे भी होगा। अब अगला पार्ट देखते हैं। अगले पार्ट में हम क्या निकालते हैं? वेलोसिटी। वेलोसिटी विल बी v r r कैप प्लस v थीटा थीटा कैप प्लस v फाई फाई कैप। अब ये जो है ना, ये वेलोसिटी जो है इसमें ये हो गया थोड़ा सा लंबा काम। ठीक है, लंबा हो गया। तो मास्टर कैडर तक के लेवल में क्या मतलब, लेक्चरर के भी लेवल में स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स की ये वाली वैल्यूज पूछने के चांसेस बहुत कम है। ठीक है, तो मैं पहले ही बता रहा हूं। वैसे देखो, जो पार्ट इजी है वो तो इजी है, इसमें क्या होगा, इसमें कुछ नहीं, आर डॉट आ जाएगा, सिंपल है, आर डॉट आर कैप आ गया। अगले पार्ट में क्या होगा, अगला भी हमें पता है, आर थीटा डॉट, यही होता था, हो गया, ये भी हो गया। अगले में क्या होगा, अगले में कितनी वैल्यू है, आर साइन थीटा डी फाई, तो हम इसे लिख लेंगे प्लस, दिस इज थीटा कैप, प्लस आर साइन थीटा फाई डॉट फाई कैप, राइट? ठीक हो गया। तो है तो ये सिंपल ही, इसमें कोई मुश्किल बात तो है नहीं, वेलोसिटी में हो गया। पर हाँ, ये इतना पार्ट तो ठीक है, पर 3 डायमेंशनल वाली प्रॉब्लम लेक्चर वगैरह में या मास्टर कैडर में आने के चांसेस बहुत कम रहते हैं। ठीक है, अगर आपको ये याद है तो उससे आप सीधा सीधा निकाल सकते हो। डी आर को हमने आर डॉट लिख दिया, आर डी थीटा को हमने आर थीटा डॉट लिख दिया, जिसमें डेरिवेटिव होगा उसी के विद रिस्पेक्ट टू टाइम डेरिवेटिव लेंगे ना। आर तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, यहाँ पे आर साइन थीटा कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, तो डी आर बटा डी टी हो गया आर डॉट, डी थीटा बाई डी टी हो गया डी थीटा डॉट, और डी फाई बाई डी टी हो गया फाई डॉट। तो ये इस हिसाब से आ जाता है। ठीक है, इसके बाद वाला जो पार्ट है याद होना अच्छी बात है, और वैसे आने के चांसेस कम है। इससे भी कम चांसेस हैं एक्सेलरेशन के। पिछले में तो हमने फिर देख लिया, आर डबल डॉट माइनस आर थीटा डॉट स्क्वायर, वहां तक आ सकता है। मैं एक्सेलरेशन का फॉर्मूला एक बार नोट्स में तो दे ही दिया आपको, एक बार थोड़ा सा आइडिया तो यहाँ पे भी दे दूंगा, लेकिन चांसेस कम है। पर क्वेश्चन बनना होगा तो यहाँ पे भी कैसा बनेगा, रेडियल कंपोनेंट इतना है जी, थीटा कंपोनेंट इतना है जी, कैसे वैसे एक दिया हुआ है, दूसरे की वैल्यू पूछी गई है। ठीक है, उनमें वेरिएशन आपस में पूछी जाती है। एक्सेलरेशन का मैं फॉर्मूला लिखता हूं थोड़ा सा, क्या होगा, एक कंपोनेंट हमें मालूम है आर डबल डॉट माइनस दूसरा भी मालूम है आर थीटा डॉट स्क्वायर, सेम, इतना तक तो सेम है। ठीक है, इतने तक कोई वेरिएशन नहीं है, सेम है। आगे आएगा आर साइन थीटा इसकी वजह से, और फाई डॉट स्क्वायर, ऐसा कुछ होगा, चेक कर लूं, इसमें भी स्क्वायर आएगा। ओके, ठीक है, तो हाँ ठीक, बिल्कुल ठीक, दिस इज द रेडियल कंपोनेंट। ठीक है, ये सिर्फ एक पार्ट है, ये सिर्फ एक पार्ट है। ठीक है, अभी थीटा कंपोनेंट और फाई कंपोनेंट वो भी बहुत बड़े बड़े फॉर्मूले हैं, तो वो हमें याद नहीं रखने हैं, हमें याद नहीं रखने हैं तो नहीं रखने हैं, क्या करना है याद रख के। ठीक है, तो यहां तक का मेन काम था, हो गया, खत्म हुई कहानी। आपको ये स्मॉल डिस्प्लेसमेंट जरूर बताऊं हर टाइम पे, ये आपको काफी क्वेश्चन में काफी चीजों में हेल्प कर देगा। ठीक है, कहां पे यूज होता है, कहां पे यूज होता है स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स, मैं आपको सबसे मेन चीज बताता हूं। एक आता है इनवर्स स्क्वायर लॉ फॉर्मूला हमारे पास, इनवर्स स्क्वायर लॉ, यानी कि सेंट्रल फोर्सेस में वहां पे बहुत ज्यादा यूज होता है, एक्सटेंसिवली यूज होता है। प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट्स वहां पे ज्यादा यूज होते हैं, और दूसरा जहां पे एक्सटेंसिवली स्फेरिकल पोलर यूज होता है, इसके बिना काम ही नहीं बनना, वो है हाइड्रोजन एटम प्रॉब्लम। तो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम क्लासिकल मैकेनिक्स की, और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम क्वांटम मैकेनिक्स की। ठीक है, दोनों में इसका एक्सटेंसिव यूज होता है, इन प्रॉपर्टीज, इन फॉर्मूलाज का। इसके हिसाब से आपको अच्छे से सारे फॉर्मूले आते होने चाहिए।
ओके ग्रेट, यहां तक हो गया हमारा। लास्ट 2-3 मिनट्स मोर टू एंड ऑफ दिस सेशन। उसमें हम क्विकली मेन 2-3 चीजें छोटी छोटी और सीखेंगे जिनके बेसिस पे क्वेश्चन भी बन जाता होता है। और वो कौन सी चीजें हैं? एक टर्म है एरिया, बड़ी सिंपल सी है, एक बार मैं फिर से रिमाइंड करवा दूं। स्मॉल डिस्प्लेसमेंट अलोंग r इज dr, अलोंग थीटा इज r d थीटा, अलोंग फाई इज r sin थीटा d फाई। ये स्मॉल डिस्प्लेसमेंट्स है, जैसे x y z में होता है dx dy dz, ऐसे ही r थीटा फाई में होती हैं ये 3 स्मॉल डिस्प्लेसमेंट्स, राइट। एरिया में हम क्या लेंगे? अगर लेंथ इनटू ब्रेथ ले रहे हो तो अगर आप ये दोनों ले रहे हो तो एरिया कहोगे ना dx dy, लेंथ इनटू ब्रेथ, या फिर ब्रेथ इनटू हाइट, या फिर लेंथ इनटू हाइट। ऐसे ही आप इन तीनों में से कोई 2 कंपोनेंट ले लो और आपका आंसर एरिया का आ जाएगा। सो इट विल बी आइदर r dr d थीटा, या फिर हम लेंगे r sin थीटा dr d फाई, या फिर हम लेंगे r स्क्वायर sin थीटा d थीटा d फाई। ठीक है, अब ध्यान रखना जो 2 एंगल आप ले रहे हो उन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे। इसमें आप क्या कर रहे हैं? इसमें हम कर रहे हैं r कैप और थीटा कैप को मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई। सो इट विल बी फाई कैप, r कैप क्रॉस थीटा कैप इज फाई कैप, राइट। तो इसी हिसाब से इसमें आ जाएगा थीटा कैप, इसमें आ जाएगा r कैप। तो ये आपको तीनों चीजें क्लियर हो जानी चाहिए। एरिया किसके अलोंग ले रहे हो उससे ये आंसर आ जाएगा। दूसरी चीज वॉल्यूम, डिटेल में देखना हो तो दूसरा लेक्चर देखना। सीधा सीधा तीनों को मल्टीप्लाई, लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट, सो इट विल बी r स्क्वायर sin थीटा और dr d थीटा d फाई। ठीक है, वन लास्ट थिंग इज सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल, इसमें क्या होगा? बस एंगल ले लो, एंगल कौन सा है? थीटा वाला है या फाई वाला है? तो यहां से आ जाएगा साइन थीटा डी थीटा और डी फाई। ठीक है, आर हमने छोड़ दिया सारे में, डी थीटा डी फाई। डी थीटा वाला कंपोनेंट है दिस वन, डी थीटा सिर्फ, आर नहीं लेना, और साइन थीटा डी फाई इसमें लेना। ठीक हो गया, दिस इज द वैल्यू ऑफ सॉलिड एंगल। इसी को आप जब इंटीग्रेट करते हो विद इन द लिमिट्स, एक की लिमिट से 0 टू पाई, एक की लिमिट से 0 टू 2 पाई, यही होता है जो 4 पाई आता है, पूरा एंगल 4 पाई आता है। दैट्स इट, लेट मी रिकैप्चुलेट द होल थिंग अगेन क्विकली। तो हमने क्या सीखा? हमने सीखा एक्स वाई जेड, आर थीटा फाई, तीनों के यूनिट वेक्टर्स बताऊं, उनकी ऑर्थोनॉर्मलाइजेशन वाली प्रॉपर्टीज बताऊं, उनके आपस में एक दूसरे के साथ सारे रिलेशंस बताऊं, रिलेशंस के बाद आपको एरिया बताओ, वॉल्यूम बताओ, वेलोसिटी बताओ, एक्सेलरेशन बताओ, उसका रेडियल कंपोनेंट, ट्रांसवर्स कंपोनेंट, ठीक है, एजीमुथल एंगल, जेनिथ एंगल, उनकी लिमिट्स सारी बताओ, कौन सा सिस्टम कहां पे कब अप्लाई करना है ये बताओ, और उसमें सॉलिड एंगल या कैसे कैसे वो वेक्टर्स एरिया और वॉल्यूम बनाते हैं वो बताओ। दैट्स इट। सो मुश्किल से 4 पेज के या 3-4 पेज का है ये सारा काम। ठीक है, सारे नोट्स आपको अवेलेबल हैं। एक बार ये क्वेश्चंस की अलग अलग फॉर्म्स आप असाइनमेंट में ट्राई करोगे और फिर हम मिलेंगे अगली वीडियो में। अगला हमारा इसी बुक का जो अगला चैप्टर है, और हाइड्रोजन एटम प्रॉब्लम में हम सीखेंगे, और एक इसी बुक का अगला चैप्टर है सेंट्रल फोर्स प्रॉब्लम जो है, उसमें भी हम इसे एक्सटेंसिवली यूज करेंगे। ठीक है, चलिए अगली क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, शब्बा खैर, शुभ रात्रि, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, और नेक्स्ट वीडियो में हमें मिलते हैं। जितने भी डाउट्स हो आप मुझे इसमें भेज सकते हैं, हम उसे भी, आपके डाउट्स को भी और आपकी मेन प्रॉब्लम्स को भी अगले लेक्चर में डिस्कस कर सकते हैं। अगर पूरी डिटेल में देखना हो, पूरी डिटेल में टॉपिक समझना हो, तो उसके लिए वीडियो आपके पास अवेलेबल है, आप वहाँ से ये पूरा कंप्लीट देख लेना। ठीक है, ओके, थैंक यू, और अगले लेक्चर में हम मिलते हैं जल्दी से।